एपिसोड ऑफ D2C ब्रांड सीरीज स्टार्ट टू स्केल। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने ब्रांड को इंटरनेशनल लेके जा सकते हैं। हाउ कैन यू मार्केट योर ब्रांड इंटरनेशनली, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या कंसीडरेशंस होती हैं और कैसे एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स का आप यूज करके अपने ब्रांड को पॉपुलर कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। हे फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष महाजन और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो ऑन इंटरनेशनल एक्सपेंशन ऑफ योर D2C ब्रांड। अब सबसे आगे चलने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं क्या की चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर सकते हैं। सबसे पहले जो किसी भी एक मार्केट में जब आप एंटर करते हैं होता है वो है आपका एक कल्चरल बैरियर। आज तक आप अपने प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट के हिसाब से बनाते आए हैं, उनके रिसर्च डेवलपमेंट इंडियन ऑडियंस के हिसाब से है। यहाँ के कल्चर, इथोस एंड वैल्यूज बहुत ही डिफरेंट होंगी। लेट्स से अगर आप किसी और कंट्री को कंपेयर करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल यूएस के लिए या कनाडा के लिए, तो आपके लिए जो कल्चरल बैरियर है, एक लिंग्विस्टिक बैरियर है, कल्चरल बैरियर है, ये सबसे बड़ा बैरियर होता है किसी भी ब्रांड को स्केल करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। And this is the reason why you might have to launch new products. You might need a repackaging, brand new color palette, brand new brand kit या फिर एक all together एक नई brand extension. It is not an easy task to launch any product, any brand in any other different country and can taste the same success. आप अगर इंडिया में अच्छा कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप लेट से ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा करेंगे, यूरोप में भी अच्छा करेंगे या फॉर एग्जांपल सिमिलर कंट्री बांग्लादेश जैसी में भी आप अच्छा करेंगे। तो आपको हर एरिया के, हर कंट्री के एक कल्चरल बैरियर्स, लिंग्विस्टिक बैरियर्स को समझना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आता है हमारे पास, वो है रेगुलेटरी एंड लीगल कंप्लायंस। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस मॉडल, अगर आप इंडिया से डायरेक्टली B2C एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो एक सेट ऑफ अलग लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होंगे। अगर आप डायरेक्टली किसी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहां पे फिर कस्टमर्स को शिप कर रहे हैं तो एक अलग ही सेट ऑफ कल्चरल, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस आपके लिए होंगे। तो आपको जब भी आप एक ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो B2B हो चाहे वो B2C हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले वहाँ के जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं उसको ढंग से समझना है। Otherwise, you might end up into a lot of legal trouble, which is not good and you definitely don't want to enter into. तो इसलिए आप अपने पहले बिजनेस मॉडल को फिक्स करिए, फिर उसके एप्लीकेबल जो भी लीगल कंप्लायंसेस हैं उनको समझिए, उसके बाद उस कंट्री में आप एक्सपेंशन करना। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए आएगा वो है लॉजिस्टिक्स का। जी हाँ, लॉजिस्टिक्स का इसलिए क्रूशियल चैलेंज है। अगेन ये डिपेंड करेगा आपके बिजनेस मॉडल पे। अगर आप B2C एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, छोटी छोटी शिपमेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स भी अलग होंगे, चैलेंजेस भी डिफरेंट होंगे। अगर आप एक बल्क गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरी कंट्री में और वहां से फिर कस्टमर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको पहले एक बल्क ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर की जरूरत होगी, फिर लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए आपको एक अलग लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर की जरूरत होगी। सो दिस logistics and warehousing is not an easy task, and depending on your scale, your business model, you might need a very comprehensive logistics and warehousing partners for it. तो इसलिए किसी भी कंट्री में जंप करने से पहले एक लॉजिस्टिक्स निटी-ग्रिटी इसको जरूर समझिए, अंडरस्टैंड करिए कि वहाँ पे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाने में कितना डिलीवरी टाइम आपके लिए ऐड होता है और उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करिए कि आपकी सप्लाई चेन की पूरी साइकिल कितने दिन की आएगी, whether it will be 5 days, 7 days, 20 days, a month or more than that. And based on that, price your products, market your products and go and explore that market. उसके बाद अगेन आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है पेमेंट गेटवेज एंड करेंसीज का। जो पेमेंट गेटवे आपके इंडिया में चल रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि आपका वो सेम पेमेंट गेटवे आपका दूसरी कंट्री में चले। प्लस उस कंट्री में कौन से कार्ड्स एक्सेप्टेड है, कौन से पेमेंट मोड्स हैं, वो भी डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री एंड वेरी कंप्लीटली। लाइक फॉर एग्जांपल, इंडिया हैज अ यूनिक पेमेंट वे, UPI, which is not anywhere else in the world. We have options of payment wallets, which again not every country have. तो आपको हर कंट्री के हिसाब से देखना पड़ेगा
predominantly debit cards and credit cards are the most widely accepted payment method across the world. But इसके अलावा बाकी जो methods हैं वो country to country वेरी करेंगे और उनके charges भी वेरी करेंगे. So make sure you understand कि आप जिस country में setup कर रहे हैं, based on your billing entity, whether it's in India or it's located in that particular country, you might need to pay various charges. So make sure you understand those completely and then only you are moving ahead. इसके बाद हमारा last but not the least है जो कि हमारे e-commerce में D2C ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है, वो है आपका कस्टमर रिटर्न्स. अब आपके पास, जैसे हमें पता है, हमारे पास दो टाइप के रिटर्न्स हो सकते हैं. एक पूरे रिटर्न्स हो सकते हैं, कस्टमर रिटर्न्स हो सकते हैं. एंड नाउ डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस मॉडल कि आप इंडिया से एक एक प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं या बल्क में आपने ट्रांसफर करके शिप किया है, आपकी कस्टमर रिटर्न पॉलिसीज भी चेंज होती हैं, आपकी कस्टमर रिटर्न कॉस्ट भी बढ़ती है या चेंज होती है. मेक श्योर, इसीलिए इंटरनेशनल एक्सपेंशन कैन नॉट बी अ फ्लूक फॉर यू. इट हैज टू बी अ वेरी properly documented, properly process driven, expansion where you are going at a very conservative, moderative, very, a detailed approach. आप हेयर वायर में काम नहीं कर सकते, अदरवाइज वहां पे आप बहुत ज्यादा लॉस या लीगल इश्यूज में आप पड़ सकते हैं. इसलिए कस्टमर रिटर्न्स को ध्यान रखते हुए आपको वो उस कंट्री में क्या एक साइकिल चल रही है, क्या प्रीवेलिंग मार्केट है, उसको समझते हुए अपनी कस्टमर रिटर्न पॉलिसीज को फ्रेम करना है. एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रॉपर्ली कंप्लायंट एंड एज पर द मार्केट ट्रेंड ओवर देयर. अब क्वेश्चन आता है कि लोग में पूछते हैं, हर्ष तो फिर हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं इंटरनेशनली और क्या एक सिंपल स्टेप टू स्टेप प्रोसेस होगा. और मेरा इसका आंसर बिल्कुल सिंपल होता है, यू आर बिगनिंग जस्ट फ्रॉम द स्टार्ट. जो डिस्कशंस हमने स्टार्ट की वीडियोस में कर रहे थे, व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट अ ब्रांड इनिशियली, वही सेम पे, उन्हीं सेम पॉइंटर्स पे, उन्हीं सेम चीज़ों पे आप आके खड़े हो जाते हैं. बिकॉज व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू कंट्री, आपका ब्रांड कितना सॉलिड हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि आप वहाँ की लोकल ऑडियंस को समझते हैं, वहाँ के टेस्ट को समझते हैं, वहाँ के बाइंग पैटर्न्स को समझते हैं, वहाँ के कंज्यूमर बिहेवियर्स को समझते हैं, और वहाँ पे आपकी लोकल मार्केटिंग की अप्रोच, टैक्टिक्स आपको एकदम क्लियर है. सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप अगेन in a different country, you are starting just from the basics, and you are starting just from the basic. You have to do the market research, you have to understand your target audience, you have to lay out your, you have to connect with the local payment providers, the tax providers, the consultants. You have to form the whole proper team. Make sure कि वो या तो आपकी extended team हो जहाँ पे आप बहुत सारे इनिशियली आप कंसल्टेंट्स या आप एक रिप्यूटेड एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं या आपकी इन हाउस टीम है, बट प्रोसेस रिमेन्स एक्जैक्टली द सेम. बस वो उस कंट्री के हिसाब से लोकलाइज्ड हो जाता है, और मे बी आपको वहाँ पे प्रोडक्ट्स भी नए लॉन्च करने पड़ सकते हैं, न्यू टैगलाइन सही हो सकती है, न्यू कलर्स का जरूरत हो सकती है, एंड सो ऑन. सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट इन अ न्यू country, new market, these steps is ideally the same which you are starting out a brand in India. But कुछ चीजें हैं जो आप leverage कर सकते हैं अपने experience से. Like for example, you know कि आपको यहाँ पे per unit economics आपको better understand होती है, so you know कि ये formulas मेरे लिए हैं, these are the primary cost which I am bearing, और इस cost के ऊपर जाने के बाद ही मैं break even निकाल पाता हूँ. तो उस एक्सपीरियंस को आप यूज करिए. कैसे आप स्केल पे आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया है या लोकली सोर्स किया है प्रोडक्ट को, उस अपनी कैपेबिलिटी, उस अंडरस्टैंडिंग को यूज करिए कि आप अपने लॉन्च को फास्टर कर सकते हैं. सो अगर आपने यहाँ पे ब्रांड बिल्ड करने में लेट्स से 1 से 2 साल लगाए हैं, तो आप दूसरी कंट्री में हो सकता है वो ब्रांड 6 महीने में बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज यू आर कमिंग विद द प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ दिस इंडस्ट्री, ऑफ द प्रोडक्ट सेगमेंट. एटलीस्ट यू हैव अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है. और कहीं ना कहीं कुछ पेन पॉइंट्स बिल्कुल कॉमन होते हैं, कुछ चेंज हो जाते हैं, कुछ ऐड हो जाते हैं, कुछ फीयर्स अगेन चेंज हो जाते हैं. तो व्हेन यू आर मेकिंग द बायर पर्सोना,
वहाँ पे बहुत कुछ आपको इंफॉर्मेशन या इंसाइट्स मिलती हैं जो आप यूज कर सकते हैं। बट इफ यू आस्क मी दी सिंपल स्टेप्स कि कैसे हम पहले ट्राई कर सकते हैं देन स्केल कर सकते हैं, देन देयर आर यस द पॉसिबल वेज ऑफ डूइंग इट। You know, let's start what we used to do 10 years back. So आज से 10-11 साल पहले जब इंडियन ई कॉमर्स एक डिसेंट स्टेज में था, तब हर किसी के लिए एक मार्केट प्लेस के लिए एक रोबस्ट ग्रोथ आई थी। सिमिलरली जब आप किसी अपने ब्रांड को किसी और कंट्री में पहले टेस्ट करना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं कि वो मार्केट आपके लिए कैसी है, so I will strongly suggest you follow the approach of the marketplaces. You have Amazon, you have eBay, and there are always other smaller marketplaces like Etsy, like Lazada, which are available in those particular markets only. आप पहले इंडिया से उन मार्केट प्लेसेस पे सेल करिए, एक टेस्ट शिपमेंट्स, टेस्ट क्वांटिटीज रन करिए, सैम्पल बैच के साथ रन करिए, मे बी 5 प्रोडक्ट्स या 10 प्रोडक्ट्स के साथ रन करिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग अ मेगा लॉन्च। गो विद दैट, टेस्ट दैट मार्केट, टेस्ट कि कौन सा प्रोडक्ट चला, कौन सा नहीं चला, क्या लर्निंग्स रही, क्या पैरामीटर्स थे, कितना आपके लिए टाइम लगा डिस्पैच में, कस्टमर डिलीवरीज में, क्या इश्यूज आए, कौन सा पार्टनर आपके लिए अच्छा वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। देन गो फॉर अ मेगा लॉन्च, मेगा स्केलिंग अक्रॉस that particular country. So going with the marketplaces will give you a deep insights. You will connect with those leaders over there. You will be going to get a lot of critical insights, critical data, which will help you to take qualitative decisions while expanding to that particular country. Go with the small batches, go take the small list first and then expand accordingly. सबसे पहले अब है कि एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है कि आप कैसे उस स्मॉल शिपमेंट को, स्मॉल लॉन्च को, एक सॉफ्ट लॉन्च को आप कैसे ट्राई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में, और क्या आप सिंपल ट्रिक्स अपनाएं कि आपका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है कम। सबसे पहले आई थिंक आपको स्टार्ट करना चाहिए, फर्स्ट यू शुड अप्लाई फॉर अ LUT इन इंडिया। तो LUT जब आप लेते हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जिसे बोला जाता है, आप लेते हैं, LUT बॉन्ड आप अप्लाई करते हैं, तो यू डोंट हैव टू पे दी IGST विच सेव्स योर लॉट ऑफ टैक्स आउटफ्लो। अगर आप 18% टैक्स ब्रैकेट में हैं और लेट्स से आपने 5 लाख रुपए की भी शिपमेंट स्टार्ट करी है, तो 90,000 रुपये का सीधा सीधा आपका एक टैक्स आउटफ्लो बचता है। उससे लेने से आपका एडवांटेज होता है, आपको यू डोंट हैव टू पे दोस पर्टिकुलर टैक्सेस इन इंडिया व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग, एंड यू गेट अ लीवरेज कि आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं इन मार्केटिंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। दूसरा है, इफ यू आर गोइंग प्योरली ऑन अ B2C मॉडल, नॉट अ B2B मॉडल, देन गो विद एन प्रॉपर B2C एक्सपोर्ट शिपमेंट्स, go for a CSV 5 model where you don't have to pay for the shipping bill charges every time. वो ऑटोमेटिकली आपके CSV 5 में एक आपका शिपिंग बिल जनरेट हो जाता है एंड यू आर प्रॉपरली लीगली कंप्लायंट, एंड यू कैन ट्राई दिस व्हेन यू आर doing just the test transactions even with your name or without your name, without your brand name. So that will give you the test cases कि आपको 500, 100, 200, 500 शिपमेंट जब भी सिर्फ इस एक पर्टिकुलर मॉडल पे करिए जस्ट टू अंडरस्टैंड दी मार्केट। तीसरा जो मॉडल अगेन हमने एक्सप्लेन किया था कि आप दूसरे Amazon एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं। यू कैन डू अ फॉर्म अ LLP or LLC in that particular country like US, and you can do a bulk stock transfers from India to your Amazon to your US entity, and again you don't pay IGST if you have LUT bonds and you are doing a proper exports, और आपने उस Amazon के वेयर हाउस से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट्स को उनके मल्टीपल वेयर हाउसेस में और आप एक टेस्ट रन करते हैं। सो दैट गिव्स यू द कैपेबिलिटी दैट मिनिमल रिस्क के साथ आप एक मैक्सिमम टेस्ट स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं। गो हैवी विद द एड्स इनिशियली बिकॉज यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द मार्केट, और फिर आपको जो है स्केल करना है। तो इनिशियल आपको आप वेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे आपका टाइम बहुत कीमती है। तो आप इनिशियली गो हैवी विद द Amazon एड्स, फेसबुक एड्स और गूगल एड्स। Try to sell the products immediately
so that you understand lot of other parameters like customer return policies क्या है, customers को product कैसे समझ में आ रहा है, and based on that you can take the quick decisions. तो initially आपको पैसा ads में लगाना है so that you get the faster results. And last but not the least, research your competitors well, because that will give you a lot of insights कि वहाँ पे किस क्वालिटी की प्रोडक्ट लिस्टिंग्स चल रही हैं, कैसे रिव्यूज चल रहे हैं, कैसे कंटेंट का डिस्प्ले है, क्या क्वालिटी का चल रहा है. That will give you a lot of confidence. So research your competitors well, understand the market, and then go on. International expansion is not an easy task. It should be taken with a very calculated move. इसलिए आप इनिशियली थोड़ा सा स्मॉल ट्राई करिए, फिर धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ाते जाइए, एंड यू कैन डू डेफिनेटली very good volumes outside India as well. There are certain products which demand more audience outside India, like handicraft products in India के जो machine made नहीं है. इंडिया के handicraft products हैं, locally artisan मिलते हैं, people value those products होते हैं. तो आई थिंक आप एक बार ट्राई करिए, टेस्ट करिए, इम्प्रोवाइज करिए, रन करिए, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट लॉट ऑफ सक्सेस इन इंटरनेशनल एक्सपेंशन. I hope you have liked the video. Do not forget to subscribe the channel and share this video, and stay tuned for the future videos.